हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू iFlirt। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टार्टअप्स अक्सर क्यों फेल होते हैं। दोस्तों, रीजंस तो कई सारा होते हैं, मगर एक रीज़न सबसे वाइटल होते हैं। और दोस्तों, अगर इस वीडियो का पूरा देखते हैं तो वीडियो के अंत तक आपको वो भी पता चल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो पे मैं 4 ऐसे रीज़न के बारे में बात करूँगा जो कि एक बिजनेस शुरू करने से पहले आपको माइंड पे रखना ज़रूरी होता है। और लास्ट में मैं उस एक रीज़न के बारे में भी बात करूंगा जिससे कि एक बिजनेस का सक्सेस और फेलियर डिपेंड करता है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। दोस्तों, जब आप एक बिजनेस को फॉर्म करते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी होते हैं कि आपके जो बिजनेस है वो कौन से ऐसे प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन दे रहा है, क्योंकि बिजनेस एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही तो होता है ना। आप सोच के देखिए, जितना बड़ा प्रॉब्लम होगा उसका उतना बड़ा सॉल्यूशन होगा, और जितना बड़ा सॉल्यूशन आप दे पाओगे उतने ही ज़्यादा रिवॉर्ड आपको मिलेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको नोट करना है कि आप जिस तरीके से सॉल्यूशन देते हो वो कितना कॉस्ट एफिशिएंट है। तो दोस्तों, कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले आप मार्केट को सर्वे कीजिए, जान लीजिए कि मार्केट में उसका डिमांड है भी या नहीं। जिस प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन दे रहे हैं वो प्रॉब्लम कितना बड़ा है, कितना लोगों को उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए मार्केट आपको कितना रिवार्ड देने के लिए तैयार है। तो ये आपका पहला एनालिसिस होना चाहिए, और इसके ऊपर डिपेंड करके अपना बिजनेस का जो गोल है, मिशन और विजन स्टेटमेंट है, वो आप पहले प्रिपेयर कीजिए। अब दोस्तों, आप जो सॉल्यूशन दे रहे हैं वो कौन सा मेथड पे दे रहे हैं, ये भी एक क्रूशियल फैक्ट है। मतलब किस तरह से आप वो सॉल्यूशन अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं। हो सकता है कि आपका कॉम्पिटिटर्स वही सॉल्यूशन और भी एफिशिएंट वे में डिलीवर कर रहा है। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट मार्केट में सेल करते हो, मगर आपका कॉम्पिटिटर वही सर्विस, वही प्रोडक्ट और भी चीप रेट पे या फिर और भी बेटर क्वालिटी के साथ प्रोवाइड करते हैं, तो आपका प्रोडक्ट क्यों चलेगा। अब आपको यहाँ पे सोचना चाहिए कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो कैसे आपसे चीप रेट में डिलीवर कर पा रहे हैं या फिर और भी ज़्यादा क्वालिटी के साथ। और इसी के साथ बात आता है सप्लाई चेन की। हो सकता है कि आपका जो कॉम्पिटिटर है उसको जो प्रोडक्ट है वो और भी सस्ते दाम में अपने सप्लायर से मिल रहे हैं, और इसीलिए वो आपसे भी कॉम्पिटिटिव रेट पे वो डिलीवर कर पा रहे हैं। आपको अगर बेटर प्राइस पे वही जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो उसको डिलीवर करना है, तो आपका जो सप्लाई चेन है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने का ज़रूरत है। आपको पहले देखना पड़ता है कि कौन सा सप्लाई का सोर्स आपके पास अवेलेबल है, उसमें से कौन सा सोर्स एफिशिएंट है, कौन सा सोर्स से आपको कितना बल्क अमाउंट पे खरीदना पड़ते हैं, और वो कितना आपका ट्रेड डिस्काउंट देता है। दोस्तों, ट्रेड डिस्काउंट ही यहाँ पे बल्क में खरीदने का रिवॉर्ड होता है। हो सकता है कि आपका कंपटीटर का जो टर्म्स है वो एक ही सप्लायर से है जिससे आप खरीद रहा हो, मगर वो और भी ज़्यादा बल्क अमाउंट से खरीद रहा है, और इसके लिए उसका ज़्यादा ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, इसलिए उसको ज़्यादा मार्जिन मिल रहा है, और आप यहाँ पे उसके प्राइस के साथ कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हो। तो दोस्तों, आपको ये बात तो ध्यान में रखना चाहिए कि आपका जो आसपास का मार्केट है वहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट है वो एफिशिएंट प्राइस में और ज़्यादा क्वालिटी के साथ डिलीवर हो। दोस्तों, अब आते हैं तीसरा पॉइंट पे। दोस्तों, ये 2020 है और यहाँ पे टेक्नोलॉजी का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे डे टू डे लाइफ में वो तो आप सभी जानते हैं, मगर इस टेक्नोलॉजी के साथ कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो ऐसे में आपको ख्याल रखना चाहिए कि आपका जो सर्विस और प्रोडक्ट है वो कहीं आने वाले फ्यूचर में आउटडेटेड तो नहीं हो जाएंगे, कहीं कोई ऐसा टेक्नोलॉजी तो उसको रिप्लेस नहीं करने वाला है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि आपके जो सर्विस या प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड कौन सा रिसर्चेस अभी चल रहे हैं, कौन सा रिसर्चेस आने वाले फ्यूचर में उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक क्रूशियल फैक्टर है जो कई बार बहुत सारे पोटेंशियल जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो इग्नोर कर जाते हैं। अगर आप एक स्टार्टअप को सक्सेस करना चाहते हो तो आपको टेक्नोलॉजी एक वाइटल एलिमेंट के रूप में कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि ना जाने कब
कैसा टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए और आपका पूरा बिजनेस का स्ट्रक्चर को रिप्लेस कर दे। तो ऐसा नहीं है कि इसके डर से आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए, मगर इसके लिए आपको प्रिपरेशन जरूर लेना है कि अगर कोई नया टेक्नोलॉजी इवॉल्व होता है तो आप उसके साथ अपने सर्विस या प्रोडक्ट को कैसे रिलेट कर पाओगे, कैसे उसके ज़रिए आप और भी बेटर आपके सर्विस को कर पाओगे, ना कि आपका सर्विस उसके वजह से बैकडेटेड हो जाए। अब दोस्तों फोर्थ पॉइंट आता है मार्केटिंग और प्रोमोशनल एक्टिविटीज़। दोस्तों चाहे आप किसी भी तरह का प्रोडक्ट और सर्विस देते हो, आपको एक बात याद रखना चाहिए कि इस जमाने में मोनोपोली बिजनेस नहीं चलता है। इंडिया में तो शायद रेलवे ही ऐसा कंपनी है जो मोनोपोली बिजनेस करता है, और शायद ऐसे 2-3 गवर्नमेंट सर्विस होता होगा, मगर ज़्यादातर केस में मोनोपोली बिजनेस का अभी हमारे जो इकोनॉमी है वहाँ पे कोई जगह नहीं है। दोस्तों मोनोपोली बिजनेस में क्या होता है कि ऐसा एक सर्विस या प्रोडक्ट हो जिसका एक ही सप्लायर है, और अगर आपको वो सर्विस या प्रोडक्ट लेना हो तो आपको उन्हीं सप्लायर के पास जाना होता है। दोस्तों इसमें मार्केटिंग का ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि एक ही सप्लायर है और नीड्स के अकॉर्डिंग आपको उसी के पास जाना पड़ता है। मगर फिलहाल हमारे पास एक कॉम्पिटिटिव मार्केट है जहाँ पे मोनोपोली मार्केट का कोई प्लेस नहीं है, तो आपको ये भी इंश्योर करना है कि आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है उसका ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस लोगों के बीच में रहे, ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो एफिशिएंसी है वो लोगों को मालूम चले, कैसे आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के जरिए उनके जो प्रॉब्लम है, उनके जो नीड्स है उनको मीट अप करते हो। तो ये सारे चीज़ आपको बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोमोशनल एक्टिविटीज़ के साथ करना चाहिए। आपका जो ब्रांड बनेगा या फिर आपका जो भी बिजनेस का नाम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है आपको, वरना आपका प्रोडक्ट या सर्विस चाहे जितना भी एफिशिएंट हो, लोगों को अगर उसके बारे में मालूम नहीं है तो लोग उसे खरीदेंगे कैसे। तो ये भी एक क्रूशियल फैक्टर है। तो दोस्तों ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है, और बहुत सारे ऐसे सीरियस बिजनेस पर्सन हैं जो इन चारों को ऑलरेडी कंसीडर करके अपने बिजनेस को स्टार्ट कर चुके हैं। मगर दोस्तों अब आते हैं उस एक सीक्रेट के ऊपर जो सबसे क्रूशियल है। वैसे तो दोस्तों जितना भी बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं वो इस पॉइंट को बहुत सीरियसली कंसीडर करते हैं, मगर जो छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं, जो स्टार्टअप्स होते हैं, वो अक्सर इसको इग्नोर कर देते हैं। और दोस्तों इसका रीज़न है कि इसके बारे में अवेयरनेस बहुत कम लोगों को होते हैं, और वो है अकाउंटिंग। दोस्तों कोई भी स्टार्टअप या बिजनेस अगर आप शुरू करते हैं तो आपके माइंड में शायद ये आएगा कि अकाउंटिंग अभी हमको नहीं चाहिए, हमारा बिजनेस छोटा मोटा है, अकाउंटिंग का पार्ट को हम इग्नोर कर देते हैं तो भी चलेगा। बट सोचिए दोस्तों आपको कैसा लगेगा जब आप बहुत मेहनत करके अपना बिजनेस को एक पोजीशन पे ले आए जहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करने वाला है, मगर आपको उसको एक्सपेंड करने के लिए रिक्वायर्ड फाइनेंस ही नहीं है। सोच के देखिए दोस्तों कैसा लगेगा। आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो उसको मार्केट ने एक्सेप्ट तो कर लिया, मगर अब मार्केट का जो डिमांड है उसको आप मीट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका प्रोडक्शन उतना नहीं है जितना कि मार्केट का डिमांड है, और आपका ही कोई कंपटीटर आपके बिसाइड्स वो बिजनेस करके वो नीड्स को फुलफिल करके आपको ओवरटेक करके चला जाए। तो इसीलिए आपको पहले से अकाउंटिंग के बारे में सोचना चाहिए आपके बिजनेस के। अब दोस्तों क्यों सोचना चाहिए, ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों मैं बता देता हूँ अकाउंटिंग के बिना क्या होता है। सोचिए कि आपका एक दोस्त है जो एक बिजनेस को फॉर्म कर रहे हैं, सपोज उसने 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट भी कर चुके हैं, और आप देख पा रहे हैं कि उस बिजनेस का फ्यूचर बहुत ही बढ़िया है। ये इन्फॉर्मेशन तो आपके पास है। अब आपके दोस्त आपके पास आके अप्रोच करते हैं कि आप भी उनके साथ जुड़े, आप भी उनके साथ इन्वेस्ट करें और उसका बिजनेस को आगे बढ़ने में सहायता करें, आप भी उसका मालिक बने। तो आपके दिमाग में सबसे पहले जो पॉइंट आएगा कि वो जो कह रहे हैं कि 10 लाख रुपीस उनने इन्वेस्ट किया है, तो क्या उस बिजनेस का वैल्यू वाकई में 10 लाख रुपीस है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने सिर्फ 2 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया है और आपको वैसे ही दिखा रहा है कि 10 लाख रुपीस मैंने इन्वेस्ट किया है, और आप 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट करते हो, वो 2 लाख रुपीस इन्वेस्ट करता है, मगर प्रॉफिट 50-50 जाता है। तो ऐसा तो आप नहीं चाहोगे ना।
आप क्या, दुनिया के कोई भी इन्वेस्टर ऐसा नहीं चाहेगा। अब सोचिए, आप अगर अपना बिजनेस फॉर्म करते हो, उस बिजनेस पे आपको फाइनेंस की ज़रूरत है, वैसे भी वो तो होने ही वाला है। कोई भी बिजनेस अगर ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहते हैं, या तो उसे इक्विटी मार्केट से फाइनेंस करना पड़ता है, या फिर उसको डेट फंड से फाइनेंस करना पड़ता है। अब डेट फंड से आप कैसे फाइनेंस कर सकते हो? आप बॉन्ड इशू कर सकते हो, या फिर आप बैंक से लोन भी ले सकते हो। अब दोस्तों, चाहे आप जो भी करो, बैंक भी आपको पैसा नहीं देने वाला है अगर आपने सही तरीके से अकाउंटिंग को नहीं अपनाया है। किसी भी इन्वेस्टर के पास जाके आप अप्रोच नहीं कर सकते हो। कोई भी आपका बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा, चाहे कितना भी बड़ा आपका बिजनेस हो जाए, उसका एक लिमिटेशन बन जाएगा जिससे ऊपर आप उठ ही नहीं पाओगे। आप देख सकते हैं हमारे इंडस्ट्रीज में जितना भी लार्ज कैपिटल कंपनीज है, उनका जो फाइनेंसिंग होते हैं वो बहुत बड़ा पोर्शन इक्विटी से होते हैं। लोग शेयर खरीदते हैं उनका, और उससे उसको मनी मिलता है उसका बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, अलग अलग ब्रांचेस ओपन करने के लिए, अपना प्रोडक्ट मिक्स को बढ़ाने के लिए, अलग अलग सर्विस ऐड करने के लिए, या फिर ऑलरेडी डिज़ाइन किया गया प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर और भी वैल्यू एडिशन करने के लिए। तो इस सब के लिए आपको फाइनेंस तो फ्यूचर में चाहिए ही, और उसके लिए अगर आप अभी से प्रिपरेशन नहीं करते हैं तो मैं अभी से कह देता हूँ दोस्तों, आगे जाके आप बहुत ही निराश होने वाले हो। क्योंकि अगर आप मेरा जो पहला 4 स्टेप है उसको फॉलो नहीं करते हो तो आपका बिजनेस ठीक से परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। और अगर आप बाकी के 4 पॉइंट तो फॉलो करते हो और लास्ट के जो पॉइंट है अकाउंटिंग, उसको इग्नोर करते हो, तो आपका बिजनेस कुछ ऐसे मोड पे आ जाएगा जहाँ पे आपके लिए एक लिमिटेशन बन जाएगा। आप देख सकोगे कि आपने अच्छा परफॉर्म तो किया, मगर एक चीज़ को आपने इग्नोर कर दिया, उसके वजह से आपका जो स्टार्टअप है वो एक्सपेंड नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। हम आपसे जल्दी मिलेंगे ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ। Subscribe now to watch more video like this and turn on the notification bell to get all our future updates on your device as soon it will publish. And if you like the content, just hit the like button and feel free to leave your comment whether you have any queries.